वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस होगी जिसमें आप अपने एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आंसर कॉल्स की फैसिलिटी है। सारे के सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स हो या मेंस हो। जो यूपीएससी का सिलेबस है और जिस तरह का पैटर्न है उसी के हिसाब से सारा कोर्स स्ट्रक्चर किया गया है ताकि आप अपने आप को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सको। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी है और अनलिमिटेड एक्सेस है। मतलब एक बार अगर आप नवीन 1 कोड यूज करके अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे साथ साथ यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराने वाले अनअकैडमी पर जितने भी टीचर हैं सबके कोर्स को आप फ्री में देख सकते हो, लाइव देख सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उसको जरूर कीजिए, क्योंकि स्पेशल क्लासेस और जितनी भी पेड कोर्सेज है वो सब के सब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ही चलाए जाते हैं। एंड्रॉयड यूजर्स उसको गूगल प्ले से और एप्पल के यूजर एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम नवीन तंवर है। यूपीएससी के फील्ड में 6 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर हूँ। ज्योग्राफी से मास्टर्स किया है और ज्योग्राफी से ही यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो unacademy_नवीन तंवर पे आपको जो टेलीग्राम चैनल है इस पे आपको सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, मेरे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अगर आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो unacademy.com पे जाके नवीन तंवर के नाम से मेरी प्रोफाइल को सर्च कीजिए और मुझे फॉलो करना शुरू करिए। मेरे साथ साथ अनअकैडमी पे आपको इंडिया के 100+ टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। सारे के सारे कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किए गए हैं, चाहे पॉलिटी गवर्नेंस आईआर हो, ज्योग्राफी, साइंस टेक, एनसीईआरटीज, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी सेशन और आंसर राइटिंग कोर्सेज, ये सब आपको अनअकैडमी पे मिलेंगे। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो आपके पास 2 विकल्प है, एक प्लस है, एक आइकॉनिक है। प्लस 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक का आपके पास ऑप्शन है, लेकिन मैं पर्सनली बोलता हूं कि मिनिमम 1 ईयर का रिक्वायर्ड है। और जो बच्चे 2021 या 22 को टारगेट कर रहे हैं वो कम से कम 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले। साल भर की जो फीस है 49,500, 2 साल की 72,000 और 3 साल की 90,000। फिर से अगर मेरे रेफरल कोड नवीन1 को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड जो ऑप्शन है आइकॉनिक है। क्यों बेटर है प्लस से मैं बता दूं आपको। पर्सनल कोच, डेली मेंस, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी प्लान्स, पर्सनल फीडबैक, ये सब मिलेगा आपको आइकॉनिक में। ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का ऑप्शन है। 1 ईयर 69,500, 2 ईयर 1,07,000 और 3 ईयर है 1,41,000। फिर से ये रेफरल कोड है मेरा नवीन1, इसको याद रखना। नवीन और 1 के बीच में कोई गैप नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कोड अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि आप नवीन और 1 के बीच में गैप देते हो स्टूडेंट, तो नवीन और 1 एक साथ ही है। इसको अप्लाई करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तैयार कर सकते हो अनअकैडमी से। ये 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक का ऑप्शन है। मिनिमम 1 ईयर का आपको लेना चाहिए, 27,500 का है, 2 साल का 40,000 और 3 साल का है 50,000। फिर से अगर मेरे रेफरल कोड नवीन1 को यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके साथ ही अनअकैडमी कॉम्बैट में आप जरूर पार्टिसिपेट करें स्टूडेंट्स। ये हर महीने 2 बार होगा। इस महीने एक बार 6 दिसंबर को हो चुका, नेक्स्ट टाइम 20 दिसंबर संडे का दिन है। ये मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल है। ये है क्या मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो कंटेस्ट का फॉर्मेट क्या है, 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चन, 13 कॉम्बैट्स होंगे, 6 सेक्शन होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग होगी और हर फोर्टनाइटली मतलब एक संडे छोड़ के दूसरे संडे को ये कंडक्ट होगा। जो इसमें फर्स्ट विनर होगा इस कॉम्बैट में उसको एप्पल मैक एयरबुक मिलेगी, सेकंड को एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड को एप्पल एयरपोर्ट्स और जो बाकी टॉप 100 रैंकर्स है उनको 1,000 रुपए के अमेजन वाउचर्स मिलेंगे। तो बस ध्यान रखना, आप अगर 10% का डिस्काउंट चाहिए और नवीन सर की मेंटरशिप चाहिए तो नवीन1 कोड को यूज करना होगा। ध्यान रहे नवीन1 कोड है ये। उसके साथ ही आप अनअकैडमी पे मेरा जो प्लस कोर्स है नीतिशास्त्र सत्यनिष्ठा अभिरुचि उसको देख सकते हैं। जो आज का ये सेशन जैसे आप जानते हैं करंट अफेयर का सेशन है, जिसमें डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर्स और टॉपिक ऑफ द डे ये करेंगे हम। तो आज 10 दिसंबर है स्टूडेंट। ये देखो सबसे पहले की जो न्यूज है ये है, आज के द हिंदू में भी खबर आई थी ये, और ये आज के इंडियन एक्सप्रेस की भी खबर है। खबर ये है
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, जैसा कि आप जानते हो, कई सौ सालों से स्टडी की जा रही है। अब जो एक लेटेस्ट स्टडी है उसमें वहां की खान पान की आदतों के बारे में कुछ पता चला है। तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर में जाएगा। ये आर्ट एंड कल्चर मेंस में, ओके। और मेंस में ही ये मतलब मेंस के अलावा ये आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेगा। देखते हैं क्या है पूरी खबर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है ये खबर। तो हाल ही में किए गए एक शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के खान पान में मांसाहार प्रमुख रूप से शामिल था। मतलब नॉन वेजिटेरियन थे, या ये कहे वो मीट का सेवन करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और जिसमें जो प्रमाण मिले हैं स्टूडेंट, उससे ये भी पता चल रहा है कहीं ना कहीं वो गोमांस का भी सेवन करते थे, बीफ का सेवन करते थे। तो अध्ययन में अब पता कैसे चला कि वो मीट का भक्षण या मतलब उनको उपभोग करते थे। देखो वहां से जो बर्तन मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, जो पॉटरीज मिली है, अब उन पॉटरीज का जब स्टडी किया गया, उनकी फोरेंसिक जांच कराई गई, तो उन पॉटरीज के ऊपर लिपिड की लेयर मिली। लिपिड मतलब वसा की। और जब उसका और डिटेल्ड एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि जो ये लिपिड्स के जो अवशेष है वो किसके अवशेष है? वो पशुओं के जो लिपिड्स है वो स्टडी में पाया गया। तो ये पता चला कि मृत भांडों के अंदर अगर पशु वसा मिल रही है, उसके सैंपल्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि उनका इस्तेमाल ये लोग भोजन में करते थे। तो अध्ययन में पाया गया कि उत्तर पश्चिम भारत के सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल है, जो रिसेंटली कहां से खोजे गए? उत्तर प्रदेश और हरियाणा। वैसे तो पंजाब में भी, राजस्थान में भी, गुजरात में भी, जम्मू कश्मीर तक इनके वो मिलते हैं। उनके ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों से प्रमाण मिले, जो रूरल सेटलमेंट्स है, जो अर्बन सेटलमेंट्स थी, वहां से सुअर, बहुत सारे पशुओं, भैंस, भेड़, बकरी और डेयरी उत्पादों का बहुलता से इस्तेमाल किया जाता था। ये ऐसे बहुत सारे वहां से खुदाई से प्रमाण मिले हैं। तो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट ऐसा हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता को लेके कि यह सभ्यता एक किस पे शाकाहारी सभ्यता थी। तो ध्यान रखना, पिछले साल भी 6 महीने पहले भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था, तब भी मैंने ये बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का डाइटरी पैटर्न से पता चल रहा है कि ये लोग मांसाहारी भी हो सकते हैं। तो अगर बोले कि वो शाकाहारी थे, केवल शाकाहारी थे, तब आप गलत काट सकते हो उस स्टेटमेंट को। वो शाकाहारी और मांसाहारी वो दोनों कैटेगरी के थे। बहुत सारी स्टडीज से अब ये सामने आ रहा है। अब बहुत सारे स्टडीज में क्या पाया, जो घरेलू पशुओं में जो पालतू डोमेस्टिक एनिमल्स थे, उनमें सबसे ज्यादा जो पालतू पशु थे गाय और भैंस है। क्योंकि जितनी भी हड्डियां मिली है, उन हड्डियों में से 50 से 60% जो हड्डियां है वो गाय और भैंस की ही मिली है। और भेड़ बकरियों की हड्डियां 10% के करीब थी। ओके, फिर देखो क्या है कि गाय और बैल की हड्डियों का उच्च स्तर बताता है कि इतनी सारी हड्डियां जो किसकी मिली, गाय की और भैंस की। तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं सभ्यता के लोगों के द्वारा गो मांस का सेवन किया जाता होगा, और साथ ही मटन और लैम्ब का उपभोग सप्लीमेंट्री मीट के रूप में किया जाता था। फिर अध्ययन के अनुसार जो 90% गाय या बैल है, उनको लगभग 3 से 3.5 वर्षों तक तो जीवित रखा जाता था। मतलब मिनिमम इतने साल तक तो उनके जीवित रखते थे, जिसमें जो मादा पशु है उसका इस्तेमाल डेयरी उत्पादों के लिए, और जो नर पशु है उनका इस्तेमाल परिवहन में या किसी भी चीज को ढोने में, खींचने में इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के स्टडी का मतलब वहां से अध्ययन किए गए इस तरह के प्रमाण मिल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में, उत्तर पश्चिमी भारत में और अफगानिस्तान में, इन 3 देशों में इसका विस्तार है इस सभ्यता का। तो ये कभी स्टेटमेंट आए तो अक्सर हम पाकिस्तान और भारत को ही मानते हैं। याद रखना, अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसे स्थल मिले हैं जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं।
तो हाल ही में खोजे गए कुछ महत्वपूर्ण गांव हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं। आलमगीरपुर, जैसे आप जानते हैं, मेरठ उत्तर प्रदेश। मसूदपुर लोहारी राघो, ये हिसार हरियाणा के हिसार में। खनक है भिवानी हरियाणा में। फरमाना कस्बा है रोहतक में। और राखीगढ़ी शहर है ये हिसार में। तो ये कुछ नए स्थल है, अगर एग्जाम में कभी पूछ लिए जाए तो आप इनको बताने की सिचुएशन में रहेंगे। चलते हैं अब आगे। ये है शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल। महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र कैबिनेट एक नया विधेयक लेके आई है जिसका नाम है शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल। अब ये कहाँ जाएगा? ये पहली बात तो क्योंकि बिल है जनरल स्टडीज पेपर 2 में जाएगा, लेकिन जैसे इसके प्रोविजंस है वो जनरल स्टडीज पेपर 1 में और जनरल स्टडीज पेपर 2 दोनों में ये हेल्प करेंगे। ये शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल क्या है? ये महिला सुरक्षा के लिए है। महिला सुरक्षा के लिए एक बिल है ये। इसके प्रावधान देखते हैं, क्या क्या प्रावधान है ये देखो, शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल है, ये है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र की कैबिनेट ने एक अभी ड्राफ्ट है ये, मतलब कैबिनेट ने मंजूरी दी, अब सेशन आएगा जो विंटर सेशन वहां की विधानसभा का, उसमें इसको रखेंगे। तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने ड्राफ्ट शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल्स को, लॉ बिल है ये, को अनुमोदित किया। जो कि काम क्या है इस शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल का? देखिए, गंभीर अपराध जैसे बलात्कार, एसिड अटैक और बाल अपराध के मामलों में कठोर दंड, यानी कि ये मृत्यु दंड तक का प्रावधान करता है। यानी कि अगर किसी के साथ रेप किया जाता है, एसिड अटैक किया जाता है, या कोई अपराध किया जाता है, चाइल्ड अब्यूज किया जाता है, तो उसके मामले में ये कठोर दंड का प्रावधान करता है। दरअसल आपको अगर याद हो, पिछले साल आंध्र प्रदेश के अंदर जो दिशा वाला मुद्दा काफी फेमस हुआ था, फेमस तो मैं नहीं कहूंगा, एक लड़की के साथ रेप करके उसको मार दिया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में दिशा कानून लेके आया गया था, और उसी दिशा कानून की तर्ज पे महाराष्ट्र सरकार ने भी ये बोला था कि हम भी शीघ्र ही एक ऐसा कठोर कानून लाएंगे महिलाओं के और बच्चों की सुरक्षा के लिए। तो ये वही है। विदित हो कि गत वर्ष महाराष्ट्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के दिशा कानून के अनुरूप एक कानून लाने की बात कही थी जो बलात्कार के मामलों में मृत्यु दंड तक का प्रावधान करेगा। और वास्तविक जो ये कानून है, ये समयबद्ध रूप से जांच और ट्रायल का प्रावधान, जल्द से जल्द जांच की जाएगी, जल्द से जल्द ट्रायल भी किया जाएगा, जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन की बात की गई और पृथक न्यायालयों की स्थापना की भी बात की। देखो, अगर कभी कोई आपसे सुझाव मांगे जाए महिलाओं के बारे में, उनके साथ जिस तरह का उत्पीड़न होता है उसके लिए, तो ये 3-4 चीजें हमेशा आपकी पॉकेट में रहनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन फास्ट होना चाहिए, ट्रायल जल्द से जल्द होना चाहिए, स्पेशल पुलिस टीम बना दी जाए और पृथक न्यायालय बनाए जाए। तो ये 3-4 पॉइंट तो हर वक्त आपके पॉकेट में रहने चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि हर बच्चा लिखेगा, जो मेंस को लिखेगा वो हर अच्छा बच्चा इन सारे पॉइंट को लिखेगा। तो आपकी आंसर राइटिंग में भी ये सारी चीजें शामिल होनी चाहिए। फिर देखो, यदि कोई अपराधी पाया जाता है तब ये ड्राफ्ट विधेयक क्या कहता है, उसे कम से कम 10 वर्षों की सजा होगी, और हो सकता है उसकी कंप्लीट जो नेचुरल लाइफ है वहां तक उसको कैद दिया जाए। मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया जा सकता है अगर अपराध बहुत संगीन है। अब एसिड अटैक के मामले में क्या है? एसिड अटैक के मामले में कहता है जो पीड़ित है उसको, मतलब वो मेल, नॉर्मली फीमेल ही होती है, अगर कोई पीड़ित है उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे जिससे कि वह अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा सके। ओके, अब ये 10 लाख रुपए देगा कौन? तो वही जो अपराधी है जिसने एसिड अटैक किया है, उससे ये वसूले जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? प्रस्तावित कानून में जांच अवधि को, भाई जो बेसिक प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम में की जाए इस तरह के मामलों में। दूसरा, उसके बाद अगर मामला कोर्ट में चला जाता है तो ट्रायल कितने दिनों में होना चाहिए। तो ये बोल रहे जांच अवधि पहले 2 माह से घटा के कितनी कर दी गई? 15 दिन। मतलब कोई रेप का मामला है, चाइल्ड अब्यूज का मामला है, एसिड अटैक का मामला है, तो 15 दिन के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। जो ट्रायल की अवधि है पहले 2 महीने थी, उसे घटाकर कितने दिन कर दिया गया? 30 दिन के अंदर ट्रायल किया जाएगा। और अगर अपील करनी है मामले में
तो 6 माह से घटाकर 45 दिन कर दिया गया उस अवधि को, यानी कि मामला जल्द से जल्द सलटाया जाए, सुलझाया जाए। फिर देखो, ये नोट डाल के मैंने डाला है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो 2019 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ देश में तीसरे सर्वाधिक अपराध होते हैं। और पहले 2 नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश और राजस्थान। यहां मैं आपको एक होमवर्क देता हूं स्टूडेंट, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की जो रिपोर्ट है, देखो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो आप हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट्स हैं तो नेट पे गूगल पे सर्च करना नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 रिपोर्ट इन हिंदी, सिर्फ यही टाइप करना, आपको इस रिपोर्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें से आप बहुत सारे डेटा निकाल लेना। वो डेटा आपको एग्जाम में, कहीं एसए में, कहीं ना कहीं आपको एक मोरल एनालिसिस में भी आपको हेल्प करेंगे। किस तरह के क्राइम होते हैं, महिलाओं के खिलाफ कहाँ कैसे किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, बच्चों के साथ कैसे हो रहे हैं, किसानों के साथ किस तरह के मुद्दे हैं। तो वो एक पीडीएफ है, उसको मुश्किल से 2 से 3 पेज के अंदर, जो A4 साइज का पेज होता है ना आपका, उसमें आगे पीछे बस एक पेज और, उन 3 पेज में ये पूरा डेटा आप मेंटेन कर लेना, ये आपको काम आएगा। ओके, ये होमवर्क है आपका। डन, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दूं क्या यहाँ पे आपको? चलो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को करना। भारत के विभिन्न राज्यों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए तथा बताइए कि क्या कारण है कि क्या कारण है कि कठोर विधिक प्रावधानों के बावजूद इनके प्रति अपराधों को नियंत्रित करने में कठिनाइयां आती है। ये आपको करना है 250 वर्ड्स। देखो क्या लिखा मैंने, प्रश्न देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि भारत के विभिन्न राज्यों, पहली बात तो अलग अलग राज्यों में महिलाओं और बच्चों के प्रति जिस तरह के अपराध है उनकी प्रकृति कैसी है। ओके, अब क्या कारण है कि हमने इतने सारे विधिक प्रावधान भी कर लिए, उसके बावजूद भी इनके प्रति अपराध को नियंत्रित करने में हम क्या है, हमें कठिनाइयां सामना करनी पड़ रही है। 250 नंबर का, 250 नंबर कह रहा हूं, 250 वर्ड्स में आपको लिख के दिखाना है। कल कुछ बच्चों ने आंसर लिखा, टेलीग्राम पे डाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये क्वेश्चन आपको लिख के बताना है। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखने में आपको आसान लग रहा होगा जब, लेकिन लिखोगे तब समझ में आएगा कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो, हमेशा क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स को पहचानना चाहिए। कीवर्ड्स कि वो कहाँ पूछ रहा है। हमसे जो ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस कीवर्ड को पहचानने में ही होती है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? 15 तारीख का इंतजार करना, 15 दिसंबर रात 9 बजे स्पेशल क्लासेस है अनअकैडमी के ऊपर। वहां पे पूरी आंसर राइटिंग का एक सेशन होगा, बहुत उम्दा सेशन होने वाला है। पहले वो सेशन में यूट्यूब पे ही करता है स्टूडेंट्स, लेकिन किसी वजह से कोई टेक्निकल इश्यूज है, लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही यूट्यूब पे। और जब भी इतने हाई इम्पैक्ट सेशंस या इस तरह के मेरी क्लासेस होगी, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुझे लाइव आके देखें, लाइव मुझसे जुड़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो।
तो 15 तारीख को ध्यान रखना। अभी तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो। अ न्यू सॉफ्टवेयर एंड महाराष्ट्र फाइट अगेंस्ट चाइल्ड पोर्न। एक नया सॉफ्टवेयर है और महाराष्ट्र सरकार की या कहे महाराष्ट्र पुलिस की एक लड़ाई है चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चाइल्ड पोर्न के प्रति। तो क्या है वो नया सॉफ्टवेयर, ओके, और किस तरह से काम करता है ये नया सॉफ्टवेयर, ये देखेंगे। कहाँ जाएगा? जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इश्यू में, जनरल स्टडीज पेपर 2 सोशल जस्टिस कर रहे हैं हम यहाँ पे, और जनरल स्टडीज पेपर 3 क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे किसमें? क्राइम को कंट्रोल करने में। तो जीएस पेपर 1, 2, 3 और इवन जीएस पेपर 4 में अगर आपसे कोई सजेशन मांगा जाए, किसी तरह का सुझाव मांगा जाए कि किस तरह से कंट्रोल करेंगे, वहां पे जाएगा। और उसके साथ ही जाएगा ये आपका एसए में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से क्राइम को कंट्रोल करने में हेल्प कर रही है, ये उसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। देखते हैं पूरी खबर क्या है। ये देखो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लड़ने की महाराष्ट्र की पहल। क्या है ये पहल? देखो, महाराष्ट्र पुलिस की जो साइबर विंग है उसने हाल ही में इंटरपोल से एक सॉफ्टवेयर को प्राप्त किया है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ऑनलाइन ट्रैक करने में मदद करेगा। मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, उसका कोई टेक्स्ट है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल है या कोई इमेज है, उसको ट्रैक करने में मदद करेगा। क्या? एक सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर को किससे प्राप्त किया उसने? महाराष्ट्र सरकार ने इंटरपोल से। तो हाल ही में इंटरपोल की जो दक्षिणी एशियाई विंग है, इंटरपोल तो इंटरनेशनल रूप से काम करता है लेकिन उसकी रीजनल विंग्स है, तो उसकी जो दक्षिण एशियाई विंग से महाराष्ट्र के कुछ पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। अब ये नवीन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम है क्रॉलर। ये देखो, क्रॉलर क्या है याद रखना, ये क्रॉलर एक सॉफ्टवेयर है। तो यहां पे आपको ई मतलब शासन के अंदर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो उसका बहुत ही शानदार एग्जांपल है ये क्रॉलर। देखो, इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे टूल्स का इस्तेमाल किया गया जो किसी भी इमेज में न्यूडिटी को पहचान लेता है और फेशियल पहचान के साथ उसकी उम्र को भी निर्धारित करता है। मतलब अगर ये सॉफ्टवेयर ऐसा है, इसको कोई भी इमेज नजर आती है ना ऑनलाइन, खुद से ये पूरे इंटरनेट पे बहुत सारे टेक्स्ट को, बहुत सारी वीडियोस को और बहुत सारी इमेजेस को ये खुद से डिटेक्ट करता है, सर्च करता है। अगर किसी भी ऐसी इमेज में कहीं भी इसको न्यूडिटी नजर आती है, ओके, उम्मीद कर रहा हूं न्यूडिटी का आप सभी मतलब जानते होंगे, इतने आप मैच्योर है। न्यूडिटी किसी भी तरह की अभद्रता नजर आती है, ओके, तो उसको ये रिकॉग्नाइज कर लेता है और फिर जो वो फोटो होगी या कोई वीडियो होगी उसके चेहरे का फेशियल रिकॉग्निशन कर लेता है। और फेशियल रिकॉग्निशन खुद से ही ये ऑटोमेटिक करता है ये, और इसको पता चल जाता है कि जो ये फेस है उस फेस की उम्र क्या है। और अगर इसको पता चल जाता है कि वो चाइल्ड की उम्र का फेस है तो ऑटोमेटिकली उसको उस वेबसाइट से, उस लिंक से ये क्या कर देता है? क्रॉलर हटा देता है। मतलब एक तरह से ऑनलाइन सफाई करता है ये किसकी? चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए मटेरियल की, सामग्री की, इमेजेस की और वीडियोस की। तो यह सॉफ्टवेयर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से युक्त कोई इमेज होगी, कोई वीडियो होगी या किसी भी तरह का सामग्री होगी, मतलब वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है, उसको इंटरनेट पर स्कैन करता है। और यदि इंटरनेट पे कहीं भी ऐसी सामग्री मिलती है तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से युक्त उस डेटा को या जो सामग्री है उसको वहां से हटा देता है। ये है क्रॉलर, ओके। ये याद आना चाहिए आपको एग्जाम में। देखो, पिछले साल यूपीएससी ने पूछा था साइबर डोम क्या है। वो केरल पुलिस की एक इनिशिएटिव थी और देखो वो आया था द हिंदू में। मैं आपको बता देता हूं, द हिंदू में था। और द हिंदू के भी दिल्ली वाले वर्जन में नहीं था, जो चेन्नई वाला वर्जन है, जो चेन्नई वाला जो एडिशन है द हिंदू का, उसमें वो आया था कहीं साइबर डोम। तो बड़ा ही सिंपल, अगर जिस बच्चे को पता था वो
केरल पुलिस की एक इनिशिएटिव्स है वो। तो इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए क्रॉलर क्या है, तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी दुनिया भर में बहुत बड़ी समस्या है और भारत के अंदर भी स्टूडेंट्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि क्रॉलर क्या है या ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे सीधा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। इस तरह से घुमा फिरा के अगर कहीं भी कुछ आता है या नहीं भी आता तो एटलीस्ट आप यूज तो कर पाओगे कि हमने इंटरपोल से नया सॉफ्टवेयर लिया है क्रॉलर। फिर देखो, फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी हुई एक ट्रेस यूनिट, ये टर्म याद होने चाहिए। देखो, ट्रेस का मतलब है टैक्टिकल रेस्पॉन्स अगेंस्ट साइबर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन यूनिट। ये है TRACE, ठीक है। इस यूनिट की स्थापना महाराष्ट्र में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लड़ने के लिए की गई। तो महाराष्ट्र सरकार के अंदर एक यूनिट को एस्टेब्लिश किया गया, महाराष्ट्र सरकार ने एक यूनिट एस्टेब्लिश किया ट्रेस नाम से, जो साइबर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए काम करती है। और ये ट्रेस किसका हिस्सा है? देखो, ये ट्रेस है भारत में अखिल भारतीय स्तर पे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, यानी कि चाइल्ड का सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड कोई भी मटेरियल है, या तो वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, या वो इमेज फॉर्म में हो, या वो वीडियो फॉर्म में हो, उसके विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का एक हिस्सा है ट्रेस। मतलब इंडिया में चल रहा है CSAM, उस CSAM के अनुरूप ही किसको चलाया गया? ट्रेस को। ये ट्रेस कहां पे है? महाराष्ट्र। उसके अलावा क्या कर रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कंट्रोल करने के लिए? अमेरिका का एक नॉन प्रॉफिट सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रंस, NCMEC। ये भी बाल अपराध के विरुद्ध लड़ाई में इंडिया की हेल्प कर रहा है। तो ये कुल मिला के चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए क्या क्या हो रहा है इंडिया में, उस पे आपके पास काफी अच्छी ये डिटेल आ गई। इसको यूज करेंगे जब भी मौका मिलेगा। और याद रखना कि IT का, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशासन में, शासन में किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, उसका ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। फिर है एक ऑपरेशन ब्लैक फेस। ये देखो, ये क्या है? ये भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लड़ने के लिए चलाया गया। देखो, तो ऑपरेशन ब्लैक फेस पेडोफिलिया, पेडोफिलिया किसको बोलते हैं? ऐसे बड़े लोग, यानी कि ऐसी बड़ी उम्र के लोग जो छोटे बच्चों के प्रति यौन आकर्षण रखते हैं, उसके प्रति एक साइबर सेल बनाई गई है महाराष्ट्र में, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फेस। समझ गई ना? ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने की ही, या चाइल्ड अब्यूज को रोकने की ही महाराष्ट्र सरकार की पहल है। तो ऑपरेशन ब्लैक फेस के एक भाग के रूप में महाराष्ट्र की साइबर विंग ने शिकायतों को उन जिलों में भेजना शुरू किया है जहां आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज कराए। तो ये देखो, ये टोटल हमने देखा क्रॉलर, हमने देखा ट्रेस, ओके। उसके बाद हमने नेशनल लेवल पे जो हमारी स्कीम थी, CSAM, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, ये एक कैंपेन है, वो चलाया जा रहा है। और US का भी एक जो नॉन प्रॉफिट जो संगठन है, वो भी इंडिया की हेल्प कर रहा है। और एक चल रहा है ये ऑपरेशन ब्लैक फेस। डन, आगे चलते हैं। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज पेपर 3 में जाएगी ये। GS पेपर 3 एनवायरनमेंट का इश्यू है और प्रीलिम्स में आएगा। प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। मुद्दा क्या है कि जो एमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, UN की एक अभी रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एमिशन रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार कि दुनिया का जो तापमान है, वो पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। और यहीं पे इन्होंने बात की है कि दुनिया भर में ग्रीन रिकवरी के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। ओके, तो ग्रीन रिकवरी का मतलब जितना ये ग्रीन रिकवरी का मतलब ये हुआ कि जो वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस से जो जिस तरह की वैश्विक ऊष्मन हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए, ओके,
तो हमें ऐसे टेक्नोलॉजी का, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें फॉसिल फ्यूल्स को कम इस्तेमाल करना चाहिए। नए कोयला उत्पादन, कोयले से आधारित जो विद्युत संयंत्र है कोयला पे आधारित, उनको घटाना चाहिए। ओके, और नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशंस को बढ़ाना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे साफ लिखा है ग्रीन रिकवरी से क्या मतलब है, मैं बता देता हूं। ग्रीन रिकवरी के अंदर इन्वॉल्व है इन्वेस्टमेंट इन जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ऐसी तकनीकों में व अवसंरचना में निवेश जो जीरो एमिशन को बढ़ावा दे, पहली बात। ओके, दूसरा दूसरा इन्होंने क्या बोला, आप रिड्यूस करो फॉसिल फ्यूल्स, मतलब जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, और उसके साथ जो जीवाश्म उद्यम जो ईंधन है उसके ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी को घटाया जाए। भाई अगर किसी तरह नेचुरल गैस के ऊपर, कोयला के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर अगर कहीं भी दुनिया की कोई भी सरकार किसी भी तरह की सब्सिडी दे रही है तो उस सब्सिडी को कम किया जाए, क्योंकि सब्सिडी तो क्या होगा, लोगों को छूट मिलेगी, छूट मिलेगी, ज्यादा उसका कंजप्शन करेंगे। उसके साथ ही उसके साथ क्या करना है, रिड्यूसिंग, इसमें है न्यू कोल प्लांट्स, जितने भी कोल प्लांट्स है उनको क्या करो, नए जो कोल प्लांट्स है उनको स्टॉप करो, उनको रोका जाए। डन। और उसके साथ क्या करो, नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन, प्रकृति आधारित समाधान लेके आओ, प्रकृति आधारित समाधान। ये सब है ग्रीन रिकवरी। तो अगर एग्जाम में आपको कोट करना हो कि ग्रीन रिकवरी से क्या मतलब है, तो ये ग्रीन रिकवरी बताई गई है, ये चारों चीज पूरा इसमें मेंशन किया गया। ग्रीन रिकवरी से क्या मतलब है, इस तरीके से हमें ग्रीन रिकवरी की ओर बढ़ना होगा। तो ये रिपोर्ट क्या है, क्या कहती है, देखते हैं। चलो, ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है वो नवीन स्तर पे पहुंच गया है। ये यूएनईपी की ग्लोबल एमिशन रिपोर्ट है, वो कह रही है। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष यानी कि पिछले साल 2019 में ग्रीन हाउस गैसों का जो स्तर है वो नवीन ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, और जिससे ये खतरा है कि जो वैश्विक औसत तापमान है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक पहुंच जाएगा। और हमारा टारगेट पेरिस में कितना था, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर क्या बोल रहा है, देखो, यूएनईपी के अनुसार विश्व तेजी से गहन जलवायु परिवर्तन घटनाओं की ओर बढ़ रहा है। जैसे आर्कटिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, तेजी से बर्फ पिघल रही है, साइबेरिया, पश्चिमी यूएसए में हीट वेव आ रहे हैं, फॉरेस्ट फायर की जो घटनाएं हो रही है, ये सब क्या है, ये क्लाइमेट चेंज के ही क्या है, रिजल्ट है, उल्लेखनीय है। फिर इसने बताया, इस रिपोर्ट ने बोला कि हमने पेरिस में जो 2015 में COP21 में जो हम उस समझौते के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों ने दीर्घकालिक रूप से वैश्विक औसत तापमान को, मैंने कई बार बता चुका कि पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देना, यानी कि औद्योगिक स्तर से पहले जो टेम्परेचर था अर्थ का, उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देना। और आगे चलकर उसमें हमने टारगेट था कि पहले तो हम बोल रहे हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देना, लेकिन बाद में हम इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी क्या, जो ये नई रिपोर्ट है वो क्या कह रही है कि भैया इसकी संभावनाएं तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की है, और आपके टारगेट क्या है, 2, और फिर बाद में जाके 1.5 के। तो उसको कंट्रोल करना होगा। फिर देखो, रिपोर्ट ने क्या कहा कि साल 2010 से लेके हर साल 2010 के बाद हर साल 1.4% के रेट से आपका ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ रहा है, और पिछले साल 2019 में तो इसकी जो रेट थी 2.6% हो गई थी। ऐसा क्या कारण, उसका कारण बताया गया था फॉरेस्ट फायर। दुनिया भर के बहुत सारे देशों में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हुई, जिससे क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ा, ओके, और एमिशन भी बढ़ा।
फिर 2019 में ही कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट जो एमिशन हुआ वो कितना हुआ, 59.1 गीगाटन रहा, जो काफी ज्यादा है। उसके साथ वर्ष 2020 में कोविड 19 जो पेंडेमिक है उसके कारण औद्योगिक गतिविधियों में मंदी के कारण ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी दर्ज होगी। ये रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 2020 में दुनिया भर में लॉकडाउन रहा, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ठप रही, तो जिससे एमिशन रिड्यूस हुआ है। फिर क्या कहती है रिपोर्ट, ओके ये सारी चीजें इस रिपोर्ट ने कही। तो ये थी, अगर एग्जाम में आ जाए कि एमिशन रिपोर्ट किसकी है, यूएनईपी, यूएनईपी एमिशन रिपोर्ट है। देखो COP21 जो है हमारा पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस समझौता जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और मैं आपको कई बार बता चुका कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्या कहा गया था और भारत की जो प्रतिबद्धताएं थी वो हर वक्त आपकी टिप्स पे रहनी जरूरी है। भारत की वो तीनों चारों प्रतिबद्धताएं आपको पता होना चाहिए, ये बार बार बोलता हूं मैं आपको। आगे चलते हैं। ये देखो, अब केंद्र सरकार ने एक वाईफाई पब्लिक वाईफाई स्कीम को अनुमोदित किया है, पब्लिक वाईफाई स्कीम। तो पहली बात ही जाएगा कहाँ, ये जनरल स्टडीज पेपर 2, ओके, और जनरल स्टडीज पेपर 3, यहां पे ये टॉपिक जाएगा। तो पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, पीएम वानी का ये एक हिस्से के रूप में इसको लॉन्च किया गया, पब्लिक वाईफाई स्कीम। प्रीलिम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और जो हमने डिजिटल भारत का जो सपना देखा है उसकी दिशा में भी ये एक कदम है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया पूरा कंप्लीट कराया था मैंने, आपको याद हो, बहुत अच्छे से पूरा डिजिटल इंडिया कराया हुआ है आपको। अब देखते हैं क्या है पूरा मुद्दा। ये पब्लिक वाईफाई स्कीम क्या है, ये देखो, पब्लिक वाईफाई स्कीम पीएम वानी, प्राइम मिनिस्टर, ओके, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, यहां भी दिखाया था मैंने, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, याद रखना इसलिए इसको पीएम वानी। तो पब्लिक वाईफाई स्कीम क्या है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके टेलीकॉम विभाग को देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए, जिनको हम बोलेंगे पीडीओस, पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। पहले इसको पढ़ा देता हूं, फिर आम भाषा में समझा दूंगा मैं इसको पूरा पीएम वानी काम कैसे करेगी। ऐसी कंपनियों से वाईफाई और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब जो भी कंपनियां हैं जो पब्लिक वाईफाई स्कीम के तहत वाईफाई की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी तो उनसे किसी भी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लेगी, सरकार ने ये भी बोला है। अब इसकी विशेषताएं क्या है पीएम वानी की, तो जो सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा है, पब्लिक वाईफाई स्कीम है, उसको पीएम वानी के एक पार्ट के रूप में शुरू किया गया। और पीएम वानी क्या है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, याद रखना इंटरफेस है। इसे सार्वजनिक टेलीकॉम प्रदाताओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा। अब इसके अंदर 3 स्टेप है पीएम वानी के अंदर या पब्लिक वाईफाई स्कीम के अंदर 3 स्टेप। पहला है पब्लिक डेटा ऑफिस, जिसको हम बोलेंगे पीडीओस। यह केवल पीएम वानी के तहत आने वाले वाईफाई सेवा स्थलों को स्थापित करने, उनको रखरखाव करने और संचालित करने का काम करेगा और उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगा। देखो अगर आपको याद हो, पुराने टाइम में पीसीओ होते थे, पब्लिक कॉल ऑफिस होते थे ना, टेलीफोन बूथ होते थे, गए वहां पे बात करें, जितना पैसा हुआ वो पैसा देके अपना चले गए वहां से, ओके। और आपने देखा वो पीसीओ कहाँ लगे होते थे, कभी तो किसी किराने वाले की दुकान के पास लगे होते थे भाई, कभी किसी किराने वाले की दुकान के पास, कभी किसी चाय के ठेले के पास लगे होते थे वो, या कभी कहीं ऐसे ही पब्लिक प्लेस पे उनको लगा देते थे। कई बार तो कम्युनिटी जो कॉमन सर्विस सेंटर्स है वहां पे इंस्टॉल होते थे, याद आया होगा ना आपको पीसीओ। तो जब जिस तरह से वो पीसीओ था उसी कंसेप्ट पे ये मान के चलो ये है पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस। वो कॉल ऑफिस था, ये डेटा ऑफिस है।
वहां पे लोग बाग बातें करते थे, यहाँ पे डेटा का इस्तेमाल करेंगे। इसमें होगा कुछ नहीं, जो पान की दुकान वाला है या कोई किराना की दुकान वाला है, ओके, या चाय के ठेले वाला है या और भी कोई, उनको क्या कर दिया जाएगा, उनके वहां पे जो पीएम वाईफाई स्कीम के तहत वहां पे आप उनको वो सर्विस प्रोवाइडर बना दोगे। इनको पान वाले को, किराना वाले को, चाय के ठेले वाले को। तो जैसे पहले लोग बाग आके क्या करते थे, वहां पे फोन करते थे और जितना भी उनको पैसा लगता था वो पैसा दे देते थे। अब क्या करेंगे, इन इन जो पब्लिक वाईफाई स्कीम के तहत पान वाले, किराने वाले, चाय के ठेले वाले के उसकी उनके स्टॉल्स के पास आओगे, जिस भी इंसान को वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करना है, ब्रॉडबैंड की सर्विसेज को इस्तेमाल करना है, वो क्या करेगा, वो अपने आप को रजिस्टर करा के उस सेवा को ले लेगा और जितना भी चार्ज होगा वो इनको दे देगा। तो जिस तरह से वो पीसीओ वाला कंसेप्ट था, अब उसी तरह से ये पीडीओ हो गया। तो पहला तो हो गया पीडीओ। तो पीडीओ क्या करेगा, पीएम वानी के तहत आने वाले वाईफाई सेवा स्थलों को, यानी कि या तो पान की दुकान पे, किराना की, ठीक है, चाय वाले के ठेले के पास, उनको स्थापित करने, उनका मेंटेनेंस करने और उनको ऑपरेट करने का काम कौन करेगा, पीडीओ, और उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेंगे। तो पहला स्टेप तो हो गया इसमें पीडीओ का। दूसरा है पब्लिक डेटा एग्रीगेटर्स होंगे इसमें, पीडीएस। अब ये क्या काम करेंगे, ये सेकंड नंबर पे है। तो जो जितने भी रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उनके प्रमाणीकरण का और लेखा खातों के रखरखाव का काम करेंगे। तो ये ऑथेंटिकेशन का काम करेगा पीडीए। फिर थर्ड है भाई, कोई ना कोई तो ऐप होगी ना, कोई ना कोई तो ऐप होगी जिसके जरिए सारा काम होगा। या तो एप्पल के ऐप स्टोर पे होगी, या वो एंड्रॉइड्स के किस पे होगी, गूगल प्ले पे होगी, प्ले स्टोर पे होगी। तो ऐप प्रदाता क्या होगा, तो पंजीकृत ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप को विकसित करने का काम होगा ऐप प्रोवाइडर्स का। और वो क्या करेंगे, ऐसी एक ऐप बना दी जाएगी, सरकार एक ऐप बना देगी। कुछ दिनों में अखबारों के जरिए, न्यूज चैनल के जरिए, रेडियो के जरिए आप सभी को पता चल जाएगा कि वो ऐप कौन सी है, जिसको आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप पीएम वानी के तहत जो वाईफाई एक्सेस है, पब्लिक वाईफाई स्कीम है, उसका आप लाभ ले सकेंगे। तो क्या करेंगे, तो मोबाइल ऐप विकसित करेगी ये ऐप प्रदाता, और वाईफाई वाले हॉटस्पॉट इलाकों में ये पीडीओस, पीएम वानी सेवा की उपलब्धता का पता लगाने में आपको मदद करेंगे। तो जो ऐप के अंदर एक तो क्या होगा, आप जो ग्राहक है आप अपने आप को उसको यूज करने के लिए कैपेबल होंगे, और साथ के साथ ये लोकेट करने में भी आपको मदद करेगा कि कहां कहां पे वो सर्विस वाईफाई हॉटस्पॉट लगे हुए आपके इलाके में। तो उसके बाद उसके अनुरूप ऐप में जानकारी डाल लेंगे और ग्राहक अपने मोबाइल पर इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो 3 लेवल है, पीडीए, पीडीओ, पीडीए और ऐप प्रोवाइडर। और इसमें होगी एक सेंट्रल रजिस्ट्री। तो यह ऐप सेवा प्रदाता पीडीओस और पीडीए की जानकारी रखेगा। तो सेंट्रल रजिस्ट्री होगी, कौन देश में कितने पीडीओस हैं, कितने पब्लिक डेटा एग्रीगेटर्स हैं, उनकी पूरी जो एंट्री है वो यहाँ होगी। तो सेंट्रल रजिस्ट्री का रखरखाव शुरुआती तौर पे तो टेलीकॉम विभाग द्वारा किया जाएगा। तो ये है पीएम वानी। तो अगर पूछ लिया जाए पीएम वानी किस लिए है, तो लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। ये है पीएम वानी। पब्लिक वाईफाई स्कीम भी अगर आ जाए, ये पूरी वो स्कीम है। डन, ओके, आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर मेरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है एथिक्स केस स्टडीज के ऊपर। कंप्लीट कोर्स है, 6 क्लासेस में ही 120 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको करना क्या है, सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जाके डाउनलोड करना है। जहां भी अगर उस ऐप को, वैसे तो ये फ्री क्लासेस है, अगर फिर भी आपसे कोई कोड मांगा जाता है तो वो कोड है नवीन1, जो आपको इसमें डालना है, नवीन1 कोड को। फिर उसके साथ ही आप वर्ल्ड और इंडिया मैपिंग के ऊपर मेरा कंप्लीट कोर्स है, उसको आप कवर कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट कोर्स है इंडिया और वर्ल्ड मैपिंग पे, वो देख सकते हैं। आने वाले जो मेरे कोर्सेज हैं, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि, लोक नीति, अवसंरचना व ऊर्जा, सुशासन, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, भारतीय समाज और संबंधित मुद्दे, और बहुत जल्द ज्योग्राफी जीएस आपके सामने आ रहा हूं लेके। ओके,
ज्योग्राफी जीएस आप जानते इतना उम्दा तरीके से आपको कराया जाएगा, एक एक चीज आपको अपनी आंखों के सामने नजर आएगी ज्योग्राफी में। ओके, तो ये है ज्योग्राफी जीएस, मेरा अपकमिंग कोर्स रहेंगे ये सारे। निबंध लेखन पे जैसे आप जानते हो ऑलरेडी रोजाना रात को 9:30 बजे अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास चल रही है। ये क्लास फ्री है स्टूडेंट्स, और मैंने बताया है ये 250 नंबर सिर्फ 6 दिनों में आपको ऐसे लगने लगेंगे कि कुछ नहीं है। ऐसे लिखना सबसे आसान काम है, एटलीस्ट आप सोचना समझना शुरू कर दोगे ऐसे के बारे में। तो ये सेशन आप जरूर देखें रोजाना रात को 9:30 बजे। हमेशा ही बोलता हूं इस सेशन को लाइव देखने की कोशिश करें, क्योंकि लाइव क्लासेस में मैं आपके कमेंट्स ले सकता हूं, आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकता हूं। तो जो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइव देखें। तो ये क्या है, 7 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में क्लासेस चल रही है। पूरे 250 नंबर की तैयारी करोगे आप नवीन तंवर सर के साथ। ओके, करना क्या है, सिर्फ अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। तो ये क्लासेस का शेड्यूल मैंने यहाँ डाला हुआ है। 12 दिसंबर को लास्ट क्लास है, 11 को होगी और आज 10 को। तो ये 3 क्लासेस हो चुकी है, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर की। उसके साथ ही एक बहुत शानदार और उम्दा सेशन आपके सामने आने वाला है 15 दिसंबर रात 9:30 बजे। कैसे आंसर राइटिंग करें। आपने पढ़ा बहुत होगा, सालों साल पढ़ते जाते हो, लेकिन लिखना कैसे है। देखो ये कलम, इस कलम जब ये चलेगी ना, क्योंकि मेंस में 1750 नंबर लिखने ही है आपको, 1750 नंबर का पेपर लिखना है और वो पेन से ही लिखा जाएगा। तो दिमाग में कंटेंट डालते रहो डालते रहो डालते रहो, और उसको लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं है। बहुत सारी चीजें तो आपके दिमाग में ही रह जाती है। तो उस प्रैक्टिस को डेवलप कैसे करना, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसके लिए सेशन है 15 दिसंबर रात 9:30 बजे। ये भी स्पेशल क्लास ही होगी अनअकैडमी की। लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना। कोड मेरा बस ध्यान रखना, नवीन 1 कोड है। जहां भी अगर आपसे कोई कोड मांगा जाए मेरी क्लासेस के लिए, चाहे आप एडमिशन ले चाहे आप फ्री क्लासेस देखें, कोड एक ही है, नवीन 1। ओके, अब शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स को। ये देखो पहला क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सीबीआई की स्थापना संथानम आयोग की सिफारिश पर 1963 में की गई। दूसरा, गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति द्वारा इसके डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। तीसरा, राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन की जांच करना इसका प्रमुख कार्य है। और चौथा, यह केंद्र द्वारा ही संदर्भित मामलों की जांच करता है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित मामलों की जांच करता है। अब आप बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा। क्या सही उत्तर होगा। खूब सोच समझ के जवाब देना है स्टूडेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूं आपने पॉलिटी में जरूर पढ़ा होगा इसको। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, बताइए क्या उत्तर है। ऑप्शन बी, ये देखो, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही, जो संथानम जो समिति है उसकी सिफारिशों पर, संथानम आयोग की सिफारिशों पर ये 1963 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। गृह मंत्री की अध्यक्षता में नहीं होता स्टूडेंट, जो इसके डायरेक्टर की नियुक्ति होती है गृह मंत्री उसका अध्यक्ष नहीं होता, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। थर्ड है, जो इसका मुख्य जो काम है वो राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन की जांच करना, बिल्कुल सही है। फोर्थ क्यों रॉन्ग हुआ, इसमें लिखा है केवल केंद्र सरकार द्वारा रेफर किए गए मामलों की जांच करता है, नहीं। इसमें जो सेंटर प्लस स्टेट दोनों गवर्नमेंट द्वारा जो रेफर किए जाते हैं मामले, उनकी ये जांच कर सकता है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया, क्योंकि हर साल 9 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। तो एंटी करप्शन डे मनाया जाता है, तो करप्शन को रोकने की एक बॉडी के रूप में सीबीआई की भूमिका को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को बनाया। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र
शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज या हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूएनएचसीआर के कार्यालय की स्थापना साल 1956 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। दूसरा, यूएनएचसीआर उच्चायुक्त का चुनाव महासभा द्वारा 5 साल के लिए किया जाता है। अब आप बताइए यूएनएचसीआर, देखो शरणार्थी मुद्दा काफी टाइम से बना हुआ है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, हर जगह शरणार्थियों के इश्यूज चल रहे हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है इस साल या अगले साल शरणार्थी के ऊपर कोई एक मेंस में क्वेश्चन भी आने वाला है। क्या इसका सही उत्तर बताइए, क्या सही उत्तर है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, बताइए। एक्चुअल में यहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट 2 है स्टूडेंट, इनको थोड़ा अमेंड कर लेते हैं। टाइपिस्ट से शायद यहाँ एरर हो गई। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, केवल 1, यहाँ पे आएगा केवल 2, यहाँ पे आएगा 1 व 2, और यहाँ पे आएगा कोई नहीं। बताइए, ये टाइपिंग एरर था टाइपिस्ट से, मैं भी देख नहीं पाया, अभी देख के ही याद आया मुझे। क्या सही उत्तर है? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, केवल 2, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है कि जो इसका कमिश्नर होता है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का जो ऑफिस होता है, उसके कमिश्नर का जो चुनाव होता है वो महासभा द्वारा ही किया जाता है 5 साल के लिए। लेकिन जो इसकी स्थापना 1956 में ना होकर 1950 में हुई, ये बात ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लक्षद्वीप को साल 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। 9 डिग्री चैनल द्वारा यह मालदीव से उत्तर में अवस्थित है। तीसरा, लक्षद्वीप का जो न्याय क्षेत्र है वो मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है। चौथा, किल्तन, कदमत, सुहेली इसके प्रमुख द्वीप है। देखो, आज कुछ चलते चलते वाले स्लाइड्स लगाना भूल गया, मैं आपको कल कराऊंगा। चलते चलते की कुछ छोटी छोटी खबरें थी आज इंपोर्टेंट, चलते चलते वाली स्लाइड्स थी, जिसमें से एक स्लाइड इसी क्वेश्चन की थी। कोई नहीं, वो कल लगा दूंगा मैं, आप इसको देखो बस। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या है? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया, ठीक है। नंबर 4 सही है, किल्तन, कदमत, सुहेली, मैपिंग में भी मैंने आपको इशारा करा दिया था, ये इसके प्रमुख द्वीप है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 9 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव के उत्तर में अवस्थित नहीं है, ये 8 डिग्री चैनल है। अगर आपको मैपिंग याद हो, मैंने वहां पे कराया था 8 डिग्री चैनल। फिर ये तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये किसके, मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन नहीं आता। ये कौन से उच्च न्यायालय के अधीन आता है बताइए? ये आपका होमवर्क है। आप मुझे ये बताएंगे कि जो लक्षद्वीप है कौन से उच्च न्यायालय के अधीन इसका न्याय क्षेत्र है। होमवर्क में कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे आप मुझे। ओके, मुंबई नहीं है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक और होमवर्क दे दिया, आप मुझे ये बताओगे कौन सा उच्च न्यायालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, 2019 के सूचकांक में नॉर्वे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख संस्था है। चौथा, भारत को सूचकांक में 2019 में 80वां स्थान प्राप्त हुआ। बताइए क्या सही उत्तर होगा इसका? क्या सही उत्तर है इसका? सीपीआई, भ्रष्टाचार सूचकांक भी बोलते हैं इसको, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है और चौथा स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी गलत और तीसरा भी। दूसरा इसलिए गलत क्योंकि नॉर्वे को फर्स्ट रैंक नहीं मिली,
डेनमार्क फर्स्ट रैंक पे आया है। तीसरा इसलिए गलत क्योंकि ये यूएन की संयुक्त राष्ट्र की कोई बॉडी नहीं है, ये उससे कोई लेना देना नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये कृषि मंत्रालय के तहत हाल ही में जारी एक प्रमुख योजना है। इसके तहत भारत के सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित व सुदृढ़ किया जाएगा। तीसरा, इसके तहत भारत के खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को सुदृढ़ किया जाएगा। और चौथा, इस योजना के तहत भारत के बीपीएल और एपीएल लाभार्थियों को अनाज वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। क्या है वन नेशन वन रेशन कार्ड? ONOR बोला जाता है इसको, वन नेशन वन रेशन, या राशन बोलते होंगे जिसको, वन नेशन वन राशन कार्ड। बताइए इसके बारे में क्या सही उत्तर है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है। क्योंकि जो इस योजना का संबंध स्टूडेंट्स ये कृषि मंत्रालय की नहीं होगी। ये जो योजना है आपका एक मंत्रालय है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। चौथा इसलिए रॉन्ग हुआ क्योंकि इसमें एपीएल की बात नहीं की जा रही, एपीएल की बात नहीं की जा रही, बात हो रही है बीपीएल की, इसलिए चौथा स्टेटमेंट भी गलत हुआ। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। और मैं एक बात आपको साफ बोल देता हूं स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये सोच के बैठे हैं कि ऑफलाइन 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 ही पढ़ना है, तो मुझे नहीं लगता कि आज अनअकैडमी ने आपके सामने ऐसा कोई स्पेस छोड़ा है कि जिसके लिए आप ऑफलाइन कोचिंग की ओर जाओ। फालतू में एक्स्ट्रा भाड़ा देने का, कोई रेंट देने का, वहां उल्टा सीधा खाना खा के अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है उसी पैसे में एक अच्छा लैपटॉप लेके, कोई टैबलेट लेके घर पे बैठ के पढ़े। सारी फैसिलिटी है, आपको कोच मिल रहा है, आंसर राइटिंग हो रही है, टेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ, और इवन एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिल रहे हैं। हर महीने में 2 बार आपके पास एप्पल का मैक जीतने की आपके पास ऑप्शन है, आईपैड जीतने का ऑप्शन है, आपको 1000 रुपए के बहुत सारे वाउचर्स जीतने का अपॉर्चुनिटी दे रही है अनअकैडमी, घर बैठे दे रही है। बेस्ट एजुकेटर्स है आपके सामने हमारे रूप में, आपको घर पे बैठे पढ़ा रहे हैं, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो टाइम वेस्ट ना कीजिए, बहुत क्रूशियल टाइम है। जो बच्चे 2021 को और 22 को टारगेट कर रहे हैं, मैं साफ बोलता हूं, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी भ्रम है ना, तो उसको निकाल देना। इस तैयारी में एक एक दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप 21 के लिए तैयार हो रहे हो, 22 के लिए तैयार हो रहे हो, टाइम बहुत कम है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो प्लस और आइकॉनिक 2 ऑप्शन है, प्लस 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक का ऑप्शन है। 1 ईयर की फीस 49,500, 2 साल की 72,000 और 3 साल की 90,000। मेरा रेफरल कोड नवीन1 है, इसको अप्लाई करते हो तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड आइकॉनिक है, आइकॉनिक साल, 2 साल और 3 साल का ऑप्शन है। क्यों बेटर है? देखो यहाँ आपको पर्सनली एक कोच मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, वीकली टारगेट सब कुछ देगा ये आपको। क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी के प्लान बनाए जाएंगे, पर्सनल फीडबैक दिया जाएगा आपको। तो ये साल भर की फीस 69,500, 2 साल की 1,07,000, 3 साल की 1,41,000 है। फिर से रेफरल कोड मेरा नवीन1 है, इसको अप्लाई करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अनअकैडमी पे तैयार कर सकते हैं। 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक का ऑप्शन है, कम से कम साल भर लगता है देखो ऑप्शनल को तैयार करने में। तो इससे कम अगर आप कोई ले रहे हो तो आपका पैसा बर्बाद ही जाने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। तो ऑप्शनल को अगर ले रहे हो तो स्टूडेंट मिनिमम 1 ईयर लेना है, क्योंकि कम से कम 7-8 महीने में जाके तो ऑप्शनल वैसे ही तैयार होता है आपका। उसके 2-3 राउंड और रेटिंग लगाओगे तो आपको लगभग साल लग ही जाना है। और जो बच्चे 2022 को और 23 को टारगेट कर रहे हैं, तो साल भर का लेने का कोई मतलब भी नहीं है। तो 2 साल और 3 साल का लेके अच्छे से 10 बार पढ़ो, खूब अच्छा रिवीजन करो। और यहाँ पे भी अगर आप मेरा रेफरल कोड नवीन1 अप्लाई करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ध्यान रखना स्टूडेंट,
अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूं, आपको बहुत अच्छा गाइड करता रहूं, मेंटोर करता रहूं, क्वालिटी के मटेरियल कोर्सेज लेके आता रहूं, तो ये वो कोड है जिसको आपको अप्लाई करना ही होगा। और यहीं से इसको अप्लाई करोगे तो ये बात मान के चलना कि आपकी लवासना में एंट्री पक्की है। ओके, आप मेरा साथ दो और मैं आपके साथ 24 घंटे हूं, इस बात को ध्यान रखना। तो रेफरल कोड याद रखना है नवीन 1। और स्पेशल क्लासेस मेरी देखना बिल्कुल ना भूले, लाइव आके देखा करे, इतने अच्छे कोर्सेज आ रहे हैं आपके सामने, वहां पे लाइव क्लासेस में आप उसको बेनिफिट लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के टाइम मेरा रेफरल कोड नवीन1 अप्लाई कीजिए, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मेरी मेंटरशिप मिलेगी। मेरी सारी क्लासेस के पीडीएफ आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, unacademy_नवीन तंवर। ओके, कल मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग स्टूडेंट्स।